Assalamualaikum. We're going to discuss about a topic from the chapter number 14 of your book Obstetrics 10 Teachers, that is shoulder dystocia. It is taken from obstetric emergencies. Means that कि ये shoulder dystocia क्या होगा? It is emergency. इसमें आपने अकेले खुद काम नहीं करना. अगर आपको लगता है, पता चलता है कि अब फीमेल का जो बेबी है वो शोल्डर डिस्टोसिया में चला गया, मीन्स उसका जो कंधा है वो फंस गया है पेल्विस के अंदर, तो फिर एक एमरजेंसी कंडीशन है, अलार्मिंग सिचुएशन है फॉर द बेबी एंड द मदर. तो उसके लिए फिर हमें कॉल करनी पड़ती है हेल्प के लिए. कॉल फॉर हेल्प. जितनी भी ऑब्स्टेट्रिक एमरजेंसीज हैं, कॉल फॉर हेल्प. किसको कॉल करनी है? जो भी वहाँ पे मिडवाइफ्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं और जो इसमें ट्रेंड होते हैं उनको हम बुलाएंगे. सो हम देखते हैं कि सबसे पहले शोल्डर डिस्टोसिया होता क्यों है, क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ये क्या होता है और फिर इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं और इसकी हम मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं. सो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है कि एंटीरियर शोल्डर जो होता है इट इज़ ट्रैप्ड बिहाइंड द सिम्फिसिस प्यूबिस, और जो पोस्टीरियर शोल्डर होता है वो हॉलो जो होता है सैक्रम का ऊपर करके सैक्रम प्रोमोन्ट्री वहाँ पे होता है. मतलब पोस्टीरियर शोल्डर पीछे ऊपर की तरफ जो है सैक्रल प्रोमोन्ट्री की तरफ है और एंटीरियर शोल्डर जो है वो सिम्फिसिस प्यूबिस के सामने है और बिल्कुल वहाँ पर फंस गया है. दोनों शोल्डर जो हैं वो, मतलब दोनों जो हैं कंधे वो फंस गए. सो फंसने की रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? मदर के रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, फीटल के हो सकते हैं और लेबर के हो सकते हैं. ठीक है, तो ये आपको खुद भी पता है कि कब बेबी जो है वो अंदर फंस जाएगा, जब सेफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन होगी. सेफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन मीन्स सेफेलिक जो है बेबी के सर में मसला है, बेबी के अपने अंदर मसला है, या पेल्विक मतलब मदर के पेल्विस में मसला है. मदर के पेल्विस में कैसे मसला हो सकता है कि गायनाकॉइड पेल्विस के अलावा कोई पेल्विस है, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं लेबर के चैप्टर में. एबनॉर्मल पेल्विक एनाटमी, शॉर्ट स्ट्रेचर मदर होगी तो ऑब्वियसली पेल्विस की एनाटमी ख़राब होगी. दैन प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ शोल्डर डिस्टोसिया है. दैन जेस्टेशनल डायबिटीज़ है मदर को, तो बेबी जो होगा वो मैक्रोसोमिक होगा. देन पोस्ट डेट्स प्रेगनेंसी, ऑब्वियसली बेबी जो होगा वो पोस्ट डेट होगा तो बड़ा होगा, तो बाहर निकलते हुए उसका कंधा फंस जाएगा. ये हो गए मदर के फैक्टर्स. देन फीटल फैक्टर्स क्या हैं कि आपका यूक्यू है, रिस्क फैक्टर्स तो आपको आने चाहिए. फीटल रिस्क फैक्टर्स अगेन या तो मैक्रोसोमिक बेबी है या मेल सेक्स है. मेल इस तरह से कि मेल आपको पता है कि उसका फीमेल से थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, तो दैट्स वाई. देन लेबर रिलेटेड के प्रॉब्लम आई हुई है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरसेप्स डिलीवरी जो है वो हमने करवाई. फॉरसेप्स डिलीवरी मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसको देखें, ये जी हमारा बेबी जो है वो बाहर नहीं आ रहा था, तो हमने सोचा चले हम इसकी फॉरसेप्स डिलीवरी करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, किसी भी वजह से हमने फॉरसेप्स डिलीवरी स्टार्ट की और उसका कंधा फंस के अंदर शोल्डर डिस्टोसिया हो गया. सो इन द प्रोटेक्टेड एक्टिव स्टेज ऑफ फर्स्ट स्टेज एंड प्रोटेक्टेड सेकेंड स्टेज लेबर. सो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स जो कि आपने इस तरह से हेडिंग्स बना के लिखेंगे अगर, तो दैट विल बी गुड फॉर यू. आप इस तरह से जो है अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे. और भी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि हाउ द शोल्डर डिस्टोसिया अकर्स. देन हम बात करते हैं मैनेजमेंट की. सो मैनेजमेंट की जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कॉल फॉर द सीनियर हेल्प, जिसमें न्यूनाटोलॉजी वार्ड से आएंगे लोग. देन द सीनियर मिडवाइफ होनी चाहिए, ऑब्स्टेट्रिक कंसल्टेंट होना चाहिए जो कि आपकी मदद करेगा और उस कंधे को जो फंसा हुआ है उसको बाहर निकालेगा. सो इसको डिस्कस करने से पहले हम पिक्चर्स के थ्रू देख लेंगे और फिर इसको जो आपकी बुक में मैनेजमेंट का टेबल बना हुआ है ये वाला, ये इसको आप करेंगे तो आपकी मैनेजमेंट तैयार हो जाएगी. तो पिक्चर्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. देखिए बेबी का जो है वो सर तो बाहर आ गया लेकिन कंधे फंस गए. तो अब हम क्या करेंगे कि पहले जो हमने एपिज़ियोटमी नहीं दी थी, अब हम एपिज़ियोटमी दे के कोशिश कर लेते हैं किसी तरह कंधे बाहर आ जाएं. तो ये हमारा एक अप्रोच हो सकती है कि वी कैन परफॉर्म द एपिज़ियोटमी. एपिज़ियोटमी की इंडिकेशंस में ये भी एक आती है.
देन आता है मैक्रोबर्ट्स पोजीशन। मैक्रोबर्ट्स पोजीशन क्या होती है कि मदर का जो, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि पहले बिफोर मैक्रोबर्ट्स पोजीशन मदर ऐसी थी कि उसकी टांगें आगे को हुई थी और इतनी हमने उसकी पोजीशन नहीं बनाई हुई थी। हमने क्या करना है, मदर को खींच के नहीं, हम कह सकते हैं कि बिल्कुल हमने जो है जल्दी से उसको जो है बिल्कुल कॉर्नर ऑफ द बेड जहाँ पे वो है, उसके जो जहाँ पे वो लेटी हुई है उसको बिल्कुल हमने कॉर्नर पे ले आना है आगे करके। और फिर उसकी जो थाइज़ हैं उसको हमने क्या करना है, बिल्कुल हमने कैसे लगा देना है, पहले थाइज़ ऐसी थी, हमने उसको बिल्कुल थाइज़ को ऐसे कर देना है कि वो थाइज़ जो हैं वो बिल्कुल किसके साथ लग जाए, बेली के साथ, ठीक है, पेट के साथ लग जाए। मतलब थाइज़ को बिल्कुल हमने पेट के साथ लगा देना है और एबडक्ट कर देना है। इस तरह की जो पोजीशन हम बनाते होते हैं इसको हम मैक्रोबर्ट्स पोजीशन कहते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है, ये आपको नज़र आ रही है पीछे जो स्पाइन है पहले वो थोड़ी सी टेढ़ी है, एंगुलेटेड है, वो थोड़ी सी फ्लैट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो गया, पेल्विस टिल्ट्स ओरिएंटिंग द सिम्फसिस मोर हॉरिजॉन्टली टू फैसिलिटेट द शोल्डर डिलीवरी। इससे क्या होगा, इजीली बेबी जो है वो बाहर आ सकेगा। ये पोजीशन होती है मैक्रोबर्ट्स पोजीशन, ये हम मदर की बना देते होते हैं। फिर हम एक मैनूवर परफॉर्म करते हैं जिसमें विच इज़ नाउन एज रूबिन 1 मैनूवर। इसको हम सुप्रा प्यूबिक प्रेशर कहते हैं। कि इसमें देखें जैसे हम CPR दे रहे होते हैं ना, जस्ट लाइक दैट आपको नज़र आ रहा है कि हम किस तरह से CPR की तरह जो प्यूबिस बोन होगी उसके ऊपर हम प्रेशर देंगे, ज़ोर से प्रेशर देंगे ताकि वो जो कंधा फंसा हुआ है वो बाहर आ जाए। तो मदर की हमने क्या है, मैक्रोबर्ट्स पोजीशन बनाई हुई है, ये आपको अगेन यहाँ पे दिखाया हुआ है कि हाइपर फ्लेक्सिंग द लेग्स टू एब्डोमेन। ये देखें, ये एक पर्सन है और ये एक असिस्टेंट है। असिस्टेंट ने जो है वो दोनों साइड से होल्ड किया हुआ है, असिस्टेंट ने जो है दोनों साइड से होल्ड किया हुआ है। ये एंटीरियर शोल्डर आपको फंसा हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पे हमने उसकी मैक्रोबर्ट्स पोजीशन बनाई हुई है, मींस थाइस को हमने बिल्कुल पेट के साथ लगाया हुआ है, थोड़ा सा एबडक्ट किया हुआ है। दिस इज़ अ मैक्रोबर्ट्स पोजीशन, हाइपर फ्लेक्सिंग द लेग्स टू एब्डोमेन। और दूसरी साइड से हम क्या कर रहे हैं कि सुप्रा प्यूबिक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, एज यू कैन सी हेयर सुपर प्यूबिक प्रेशर अप्लाई करें। तो दो हमने काम कर लिए, पहले हमने क्या किया, एपिजियोटमी दे दी और फिर दूसरा काम हमने क्या किया, उसकी पोजीशन चेंज की, मैक्रोबर्ट्स पोजीशन बिल्कुल कॉर्नर ऑफ द बेड पे ले आए और फिर हमने मैन्यूवर परफॉर्म किया विच इज़ नाउन एज रूबिन्स 1 मैन्यूवर, जिसमें हम क्या करेंगे, सुपर प्यूबिक प्रेशर अप्लाई करेंगे। देन आता है रूबिन्स 2 मैन्यूवर। रूबिन्स 2 मैन्यूवर जो होता है इसमें हमने क्या करना होता है, आपको नज़र आ रहा है कि 2 फिंगर्स इंसर्ट की हुई हैं यहाँ पर। अगर आप इसको देखें तो 2 फिंगर्स हमने, ये कौन सा शोल्डर है, एंटीरियर शोल्डर है और ये पोस्टीरियर शोल्डर है। हमने क्या किया कि जो एंटीरियर शोल्डर है उसके पीछे जो है, पीछे हमने जो है ना 2 फिंगर्स इंसर्ट किए हैं एंटीरियर शोल्डर के पीछे और उसको हमने क्या करना है, थोड़ा सा रोटेट करना है ताकि एंटीरियर शोल्डर जो है उसकी डिलीवरी हो जाए। सो दिस इज़ नाउन एज रूबिन्स 2 मैन्यूवर। सो क्या होगा रूबिन्स 2 मैन्यूवर में, अगर हम बात करें कि इंसर्ट अ हैंड बिहाइंड द इंटीरियर शोल्डर एंड पुश इट टूवर्ड्स द चेस्ट की तरफ हम इंटीरियर शोल्डर को जो है वो पुश करेंगे, जैसे आपको एरो की डायरेक्शन भी समझ आ रही है। इसकी वजह से क्या होगा, शोल्डर्स जो है वो एडक्ट हो जाएंगे एंड देन पुश इनटू द डायगोनल, तो एडक्ट द शोल्डर और इससे आपकी बेबी जो है वो आ जाएगा, उसका इंटीरियर शोल्डर बाहर। फिर होता है कि वुड स्क्रू जो होता है इसमें आप क्या करते हो, वुड स्क्रू ये वाला मैन्यूवर होता है। इसमें नज़र आ रहा होगा ये इंटीरियर शोल्डर है, ये पोस्टीरियर शोल्डर है। यहाँ पे हमने कहाँ पे फिंगर्स इंसर्ट की हुई हैं, पोस्टीरियर शोल्डर के एंटीरियरली। वहाँ पे क्या था रूबिन 2 में, एंटीरियर शोल्डर के पोस्टीरियरली हमने किया था। यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो पोस्टीरियर शोल्डर है उसके एंटीरियर से हमने जो है ना प्रेशर अप्लाई करना है। नज़र आ रहा है ना, एंटीरियर से हम पोस्टीरियर शोल्डर को प्रेशर दे रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा, दैट प्रेशर ऑन द इंटीरियर रिस्पेक्ट ऑफ द पोस्टीरियर शोल्डर टू एड रोटेशन, इसको हम कहते हैं वुड स्क्रू। इसके अलावा होता है रिवर्स वुड स्क्रू जो है इसका ऑपोजिट हो जाएगा कि हम क्या करेंगे कि बेबी को जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे ये बेबी यहाँ पे होगा ना, मतलब हम आगे से पोस्टीरियर शोल्डर को जब पुश करेंगे तो बेबी इस तरह से रोटेट करेगा, उसका शोल्डर बाहर आएगा। लेकिन रिवर्स वुड स्क्रू में हम क्या करेंगे कि पीछे से जो है पोस्टीरियर शोल्डर को पीछे से करेंगे ताकि बेबी जो है वो
रिवर्स फुट स्क्रू से बाहर आए। तो डिफरेंस आपको समझ आया। रूबिन्स में हमने एंटीरियर शोल्डर को पीछे से धक्का दिया था, ये इस तरह से आपको बता रही हूँ, और जो वुड स्क्रू है उसमें हमने पोस्टीरियर शोल्डर को आगे से धक्का दिया, और जो रिवर्स वुड स्क्रू है उसमें भी हमने पोस्टीरियर शोल्डर को ही धक्का दिया लेकिन पीछे से धक्का दिया ताकि वो रिवर्सली बाहर आए। इन तीनों चीज़ों से क्या होगा कि शोल्डर की डिलीवरी पॉसिबल हो जाएगी। अगर इन सब से काम नहीं बनता तो फिर हम क्या करते हैं कि मदर की जो सिम्फिसिस प्यूबिस होती है उसको हम काट देते हैं ताकि बेबी का शोल्डर बाहर आ जाए। सो दिस इज़ द, नज़र आ रहा है आपको इसको हम कहते हैं सिम्फिजियोटमी, जिसमें हम सिम्फिसिस प्यूबिस को काट देते हैं। अगर उससे भी नहीं फ़र्क पड़ा तो फिर मतलब ये दोनों प्रोसीजर दोनों इस केसेस में होते हैं जब किसी भी तरह बेबी बाहर नहीं आ रहा तो क्लीडेटोमी करते हैं। क्लीडेटोमी मींस बेबी की जो क्लैविकल है जो फंसी हुई है उसको हम काट देते हैं। ऑब्वियसली ये एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर्स हैं दोनों, तो इनको हम परफॉर्म नहीं करते मोस्टली। दीज आर नॉट में परफॉर्म, तो उसके लिए हमें कोई अच्छा सा मैनूवर चाहिए कि जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास हो, तो दैट इज़ द ज़ाना वेली मैनूवर। ज़ाना वेली मैनूवर क्या होता है कि इसमें हम जो है बेबी के सर को धक्का देते हैं, मींस के हेड पुश्ड इनटू द यूट्रस, कि जो सर है उसको धक्का बिल्कुल स्ट्रेट नहीं देंगे, ऑब्वियसली उसकी थोड़ी सी डायरेक्शंस हम इस तरह से चेंज करेंगे कि वो जो हेड इंगेज होके और हेड जो है वो बिल्कुल एक्सटर्नली रोटेट होके बाहर आ गया है। लेकिन वो जो लास्ट स्टेप था, आपको पता है मैकेनिज्म ऑफ लेबर में कि हेड की डिलीवरी के बाद शोल्डर डिलीवर होना होता है थ्रू डिफरेंट, मतलब कि उसने डिलीवर होना होता है कि वो इंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में आ जाए, लेकिन वो वहाँ पे फंस गया है। अब हम हेड को किसी तरह से और इस तरह से करेंगे कि हेड को हम वापस अंदर डाल दें और उसको जो है उसको मतलब उसकी जो है ना हम इंगेजमेंट को वापस कर दें। मतलब किसी तरह ऐसा मैनूवर परफॉर्म किया जाए कि वापस बेबी अंदर चला जाए और हम वेजाइनल डिलीवरी करने के बजाय क्या करें, सी सेक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाए। समझ आई? तो ये वाला है कि हमें सिम्फिजियोटमी और क्लेडोटमी करने की बजाय हम ये वाला मैनूवर परफॉर्म करें। बहुत एक्सपर्ट चाहिए होता है इसके लिए कि बेबी को वापस अंदर पुश किया जाए और उसका सी सेक्शन के थ्रू उसको बाहर निकाला जाए। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। सो देखें, हम इसको देख लेते हैं। बुक की जो लिखी हुई है कि आप एक दफ़ा गो थ्रू करें कि कॉल फॉर द सीनियर सबसे पहले, उसी तरह देन ड्रॉप द लेवल ऑफ द डिलीवरी बेड एज़ लो एज़, ये मैंने आपको बताना भूल गई हूँ कि जो है बेड है ना उसको बिल्कुल लो लेवल पे ले जाएं। एज इट विल गो एंड फ्लैटन द बैक ऑफ द बेड सो द वुमेन इज़ कम्प्लीटली फ्लैट, बिल्कुल जो फीमेल होगी उसको बिल्कुल फ्लैट कर देना है हमने। रिमूव द फुट ऑफ द बेड टू अलो एक्सेस, देन मतलब ये वही है कि उसको बिल्कुल कॉर्नर ऑफ द बेड पे ले आना और बेड को बिल्कुल फ्लैट कर देना है। देन मैक्रोबर्ट्स पोजीशन यूजिंग वन असिस्टेंट ऑन ईच ऑफ द मदर्स लेग्स, जैसे कि मैंने बताया कि दूसरा असिस्टेंट होता है जो जिसने मदर की टांगों को पकड़ा होता है और उसको फ्लेक्स और एबडक्ट किया होता है एट द हिप, जिसको थाइज टू एब्डोमेन कहते हैं। दिस फ्लैटन्स द लंबोसेक्रल स्पाइन एंड फैसिलिटेट्स द डिलीवरी इन 90% केसेस। फिर सुप्राप्यूबिक प्रेशर अप्लाई करेंगे जिसको हम रूबिन वन मैनूवर कहते हैं। अप्लाई ओवर द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द इंटीरियर फेटल शोल्डर and it can be used in constant and then rocking motion. Then consider episiotomy, आप शुरू में भी कर सकते हैं। Then deliver the posterior arm and shoulder और consider internal rotational maneuvers, इसको हम कहेंगे रूबिन 2 maneuver, जिसमें हम क्या करते हैं, insert a hand behind the anterior shoulder and push it towards the chest. This will adduct the shoulders and then push them into diagonal. देन वुड स्क्रू में हम प्रेशर करेंगे पोस्टीरियर शोल्डर के इंटीरियर एस्पेक्ट पे और रिवर्स में हम क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। चेंज पोजीशन टू ऑल फोर्स, हम सारी पोजीशंस जो हैं उनको करेंगे, ये आपका है। और फिर इसको आप देखेंगे सिम्फिजियोटमी है, क्लीडोटमी है और ज़ना वैली मैनूवर्स हैं। देन हम क्या करेंगे कि स्टाफ जो है वो मतलब बेबी बाहर आ गया, अब ब्रीफ करेंगे स्टाफ को, पेशेंट को, पार्टनर को कि इस तरह राइट कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स एंड रिस्क रिपोर्ट एंड रिस्क कमेटी रिव्यू। कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो कौन सी डेवलप हो सकती हैं अगर हम शोल्डर डिस्टोर्शिया को ट्रीट नहीं करते? तो फीटल कॉम्प्लिकेशंस, आपको पता है कि अगर बेबी वहाँ पे फंसा रहेगा तो उसको ऑक्सीजन सप्लाई उसकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, तो इट कैन लीड टू हाइपोक्सिया एंड सेरिब्रल पाल्सी। देन ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी हो सकती है।
फ्रैक्चर्स हो सकते हैं क्लैविकल और ह्यूमरस के, और इसके अलावा इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकता है बेबी को, देन सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हो सकती है। मैटरनल में क्या हो सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज, जेनिटल ट्रैक्ट ट्रॉमा इंक्लूडिंग 3rd and 4th डिग्री पेरिनियल टीयर्स हो सकते हैं। इस वजह से हम फिर एपिजियोटमी परफॉर्म करते हैं। सो ये हमारे कॉम्प्लिकेशंस हो गए। इसके अलावा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो सकता है मदर को, और ज़्यादातर जो है बेबी का यही होता है कि ज़्यादातर जो केसेस में ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी होती है। देखिए यहाँ पे बेबी, इसका इंटीरियर शोल्डर यहाँ पे इम्पैक्टेड हुआ है, ऊपर से कुछ कंट्रैक्शंस आती जा रही हैं, और यहाँ पे बेबी का ब्रेकियल प्लेक्सस है इंटीरियर शोल्डर के बिल्कुल उधर, जो कि इंजर हो सकता है। सो ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हो सकती है बेबी को। सो ये इसका निमोनिक है, हेल्पर। इसके यूक्यूज डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले उन्होंने पूछा हुआ है व्हाट इज़ शोल्डर डिस्टोसिया, मैंने आपको बता दिया है। रिस्क फैक्टर्स बताने हैं और मैनेजमेंट स्टेप्स बताने हैं। देन मल्टीपेरिस पेशेंट हु इज़ डिलीवर्ड विजाइनली डेवलप्स एन इमरजेंसी, हेड इज़ पार्शली डिलीवर्ड बट शोल्डर्स आर स्टक। वो कहते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। देन उन्होंने पूछा हुआ है कि व्हाट आर द डेंजर्स टू द फीटस, हमने डिस्कस किए हैं, 3 आपने नहीं भूलने, ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी, फ्रैक्चर्ड क्लेविकल और ह्यूमरस, एंड हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी विच लीड्स टू सेरेब्रल पाल्सी। देन मैनेजमेंट आपने बता देती है, सिंपल ये यूक्यूज आए हुए हैं। सो ये बहुत अच्छे इसका है चार्ट। देखिए मैटरनल डायबिटीज़, उसमें क्या होता है, फीटल इंसुलिन ज़्यादा होती है, फीटल ग्रोथ एंड वेट गेन हो जाता है। मैटरनल ओबेसिटी में क्या होता है, रिस्क फैक्टर फॉर द लार्ज फॉर द जेस्टेशनल एज फीटस। देन मल्टीपैरिटी की वजह से होता है, जिसमें एसोसिएट डायबिटीज़ और हाई मैटरनल वेट होता है। और देन पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी फीटस हैज़ हैड मोर टाइम टू ग्रो। देन प्रायर शोल्डर डिस्टोसिया, जिसमें अनफेवरेबल पेल्विस की वजह से होगा। लॉन्ग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर एंड ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी सजेस्ट करंट फिट इशू। देन इसकी वजह से क्या होगा, इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ फीटस एंड पेल्विस। मेन रीज़न जो है यही होगा शोल्डर डिस्टोसिया का। Then it is obstetric emergency, inability to deliver the shoulders after delivery of the fetal head। और फिर इंटीरियर शोल्डर जो होता है वो स्टक हो जाता है मैटरनल सिम्फिसिस में, फीटस इज स्टक इन द विजाइनल कैनाल। और पोस्टीरियर शोल्डर जो होता है वो मैटरनल सेक्रम पे स्टक हो जाता है। और फेलियर ऑफ फीटल हेड टू डिसेंड होगा, फीटल हेड टाइटली अप्लाइड टू वल्वा होगा, फेलियर ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ द फीटल हेड होगा, और लास्टली टर्टल साइन होगा, जिसमें क्या होता है, रिट्रैक्शन ऑफ हेड अगेंस्ट द पेरिनियम। इसमें आपको दिखा हुआ है रिस्क फैक्टर्स, मैकेनिज्म एंड कॉम्प्लिकेशंस। देखिए मैक्रोसोमिया, मैटरनल डायबिटीज़, मल्टीपैरिटी, पोस्टेट्स, मैटरनल ओबेसिटी, प्रीवियस शोल्डर डिस्टोशिया, प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी, इन सब की वजह से क्या हो रहा है कि शोल्डर डिस्टोशिया हो रहा है। टर्टल साइन वो सब कुछ जो हमने पीछे डिस्कस किया है, जिसमें फीटल कॉम्प्लिकेशंस और मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस है। फीटल में क्या है कि ब्रेकियल नर्व प्लेक्सस इंजरी, कॉर्ड कंप्रेशन, फिर ऑक्सीजन नहीं जाएगी, फ्रैक्चर, फिर मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस में, और इन सब की वजह से फिर ऑक्सीजन जो है वो अल्टीमेटली क्या होगा कि पाल्सिस हैं, फीटल डेथ है, हाइपोक्सिया है। मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस में देखें कि मैक्रोसोमिक फीटस जो है वो बाहर नहीं आएगा, और पोस्टपार्टम हेमरेज, अल्टीमेटली यूट्राइन रप्चर हो सकता है, और टीयर्स हो सकते हैं, पेरिनियल टीयर्स हो सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द शोल्डर डिस्टोसिया।